श्याम जी, ये बताइए कि ये जो बागेश्वर बाबा का मामला था जिसमें वो दावा कर रहे थे दिव्य शक्तियों का, मन की बातें जान लेने का, और अपने जो भक्त हैं उनको किस तरह से प्रभावित चमत्कारित कर कर रहे थे, अपने चमत्कार दिखा रहे थे, इसमें आपको कहाँ पोल पट्टी लगी जो आपने इसको चैलेंज की? पहली बात तो मैं अभी आजकल मैं मुंबई में रहता हूँ, नागपुर में नहीं रहता हूँ। इंडियन साइंस कांग्रेस थी 3 से लेकर 7 तारीख तक, जनवरी। तो उसके लिए मैं 2 तारीख को यहाँ आया, तब मुझे बताया गया कि यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का प्रवचन होने वाला है, वो राम कथा कहने वाले हैं, और उसका आयोजन 5 से लेकर 13 जनवरी तक है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, ये बहुत अच्छी बात है, उसका तो स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में संस्कार शिविर बच्चों के चलाता था, तो मैं खुद राम कथाएं कुछ दिन तक कहता था, 15-15 दिन तक चलती थी। और ये रामायण और महाभारत, ये सभी भारतीय लोगों के अतिशय प्रिय विषय होते हैं, मेरे भी प्रिय विषय रहे। तो मेरा तो पहली प्रतिक्रिया थी ये स्वागत योग्य है, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मेरे ध्यान में बाकी सब मेरे साथियों ने और बाकी लोगों ने, पत्रकारों ने लाकर दिया कि इसके साथ में दिव्य दरबार 7 और 8 तारीख को लगने वाला है, और दिव्य दरबार में महाराज जी बहुत चमत्कारों के दावे करते हैं। तो मैंने मेरे पूरे टीम को भिड़ा दिया, उन्होंने 40-50 वीडियोस महाराज जी के खंगाले, और सभी मेरी टीम कानून के बारे में बहुत जागरूक है, बारीकियां उसकी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस चली है 2005 से लेकर तो 2013 तक, और उसके बाद में ये कानून दोनों सभागृह में पारित हुआ, सबके सहमति से पारित हुआ, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है, और बार बार हमारे ट्रेनिंग होते रहते हैं इसके। तो इसलिए उन्होंने सब वीडियोस देखने के बाद में कहाँ कहाँ कानून लागू होता है, कहाँ कहाँ इसका उल्लंघन होता है, इसके सभी चीजें निकाली। पहले तो हमने वो लिखित फॉर्म में लिखी, बाद में वो हिस्से सेपरेट किए गए वीडियो से, मूल वीडियो और उसका सेपरेट किया गया हिस्सा। इस ढंग से 8 तारीख को, 7-8 तारीख को ये दरबार पूरा हुआ। 7-8 तारीख को मैंने पुराने जो वीडियोस महाराज के थे वो सबके आधार पर पुलिस कंप्लेंट दी। ये पुलिस कंप्लेंट मेरी संगठन की ओर से नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में वो जादू टोना विरोधी कानून सम्मत किया, उसके बाद में 2014 में समिति गठित हुई, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी यानी इम्प्लीमेंटेशन समिति। उस समिति का मैं सह अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष इसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, कमिश्नर इसके सदस्य सचिव होते हैं, और कई डिपार्टमेंट के सचिव सेक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं। तो ये कमेटी इतने सालों से काम करने की कोशिश कर रही है, उसका मेन उद्देश्य है लोगों तक कानून पहुंचाना और उसके जरिए साइंटिफिक टेम्पर का प्रसार प्रचार करना, और इसके साथ में अमल बजावनी इम्प्लीमेंटेशन करते समय इन पद्धति के चीजें जो घटती है हमारे महाराष्ट्र में उस पर रोक लगाना और एक्चुअली कानूनन कार्रवाई करना। तो उसके तहत ही मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, गृह मंत्री थे, उन्हीं के समय में की है। 40 पुलिस ट्रेनिंग पूरे 36 जिलों में हुए हैं। सभी बड़े अधिकारियों का ये ट्रेनिंग हुआ है, सभी बारीकियां उन तक पहुंचाई है। तो ये कमेटी के माध्यम से मैंने उनको ये अर्जी दी कि आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है, किसी त्रयस्थ व्यक्ति को नहीं है। वो अधिकार सीधे सीधे सौंपा गया है दक्षता अधिकारी को, विजिलेंस ऑफिसर को। इस कानून के तहत इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के दर्जे के अधिकारियों को विजिलेंस ऑफिसर डिप्यूट किया जाता है। नागपुर बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ के एसीपी क्राइम ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, इसलिए उन तक ये बात मैंने पहुंचाई सब प्रूफ्स के साथ में, और ये एक्शन लेनी चाहिए ये उनको बात बताई। मेरे ध्यान में आया उनसे बातचीत करते वक्त कि शायद उनके दिमाग में कहीं तो भी ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा आ रहा है। हालांकि इस कानून के तहत केवल उस एरिया में जो महाराष्ट्र का दायरा है, उस दायरे में अगर इस कानून में उल्लंघन होने वाली चीजों का केवल प्रचार प्रसार होता है तो भी वो कानूनन अपराध है। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और उसके साथ में ये कानून बहुत ही कड़ी शिक्षा का इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। 6 माह कारावास से लेकर 7 साल कारावास की सजा इसमें सुनाई जा सकती है, और प्लस एंड 5,000 से 50,000 रुपए तक का दंड का प्रावधान इसमें है, यानी कम से कम 6 माह जेल में जाना पड़ेगा। तो ये कानून बहुत कड़ा है। तो इस कानून के तहत केवल प्रचार और प्रसार करना ये भी गुनाह तय किया गया है, और इस इक्वल शिक्षा इसके लिए शिक्षा का प्रावधान है, यानी पनिशमेंट का प्रावधान है। तो ये जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र के एरिया में ये चीज घटनी चाहिए,
महाराष्ट्र के एरिया में अगर इसका प्रचार प्रसार होता है फिर भी उसका पुलिस संज्ञान ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। दक्षता अधिकारी पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि उनके एरिया में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका संज्ञान खुद होकर ले, उसके साथ में एफआईआर दर्ज कराए, उस काम को अगर हो रहा है तो उसको रोक लगाए और उसके साथ में जो आगे की कार्रवाई है उसको कंप्लीट करे। तो ये जिम्मेदारी दक्षता अधिकारी पर सौंपी गई है जो मैंडेटरी है, हाँ या ना में ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं उन पास गया था। फिर 7-8 तारीख को दरबार भरा, उसका भी वीडियो बाहर आया, तो वीडियो में वो प्रूफ्स लेकर वो भी लेकिन उनके पास उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और दिव्य दरबार हाँ, हुआ। नहीं, दिव्य दरबार के बाद में ही मैंने कंप्लेंट। अच्छा, क्योंकि मुझे जब ध्यान में आया पुलिस आयुक्त नागपुर के, उनके साथ में मैं मिला, तो कहीं तो भी उनके दिमाग में ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा है। जब तक ये ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा पूरा नहीं होगा तो उनको कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए फिर मुझे बहुत दबाव डालना पड़ता और वो करते, ये तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल था। तो इसकी आवश्यकता ना पड़े इसलिए ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा पूरा हो जाए उसके बाद में ही मैंने कंप्लेंट दी। यानी 8 तारीख के शाम को 6-7 बजे मैंने ये कंप्लेंट दी है। उसी का कारण वो था कि ये पूरा हो जाए, ये बात पूरी हो जाए। और यहां पर जो हुआ वहां पर भी वो वीडियो उपलब्ध है, उसमें भी उन्होंने इसका उल्लंघन किया। अब ये उल्लंघन की हुई बातें क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 तारीख को हमने की, उसमें ये भी बातें रखी कि हमने पुलिस के पास कंप्लेंट की है। कहां कहां उल्लंघन करते हैं? एक तो उनका दावा है कि वो भक्तों के बारे में अपने आप कुछ चीजें जानते हैं। अब उन्होंने काफी दावे किए, उसमें से हमने 4 चीजें सिलेक्ट की। वो भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, उनकी उम्र जानते हैं और उनका मोबाइल नंबर जानते हैं। ये 4 ही चीजें हमने सिलेक्ट की उनके ही दावों पर से। उनका दावा है कि वो किसी भी भक्त के घर जाकर उसके कौन से रूम के कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है। इसे इंग्लिश में क्लेरोवैंस कहते हैं, हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो हम एक पास के रूम में 10 चीजें रखेंगे, महाराज जी उन्हें पहचाने। यानी ये 2 ही आह्वान हमने कायम रखे। बाकायदा 9 तारीख को इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखकर क्या शर्तें होगी ये डिटेल्स में हमने पत्रकारों के सामने दी। 9 तारीख को दोनों बातें मैंने पत्रकारों के सामने रखी कि पुलिस कंप्लेंट हुई है, कानून के तहत मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और दूसरा ये आह्वान हम दे रहे हैं और महाराज जी दिव्य शक्ति सिद्ध करे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज पाए। तो एक है चमत्कार का हिस्सा जिसमें दिव्य शक्ति का दावा है। दूसरा हिस्सा इसमें बहुत गंभीर है। महाराज जी अपना दिव्य दरबार प्रेत दरबार भराते हैं, प्रेत दरबार ये उन्हीं का शब्द है। उसमें वो कहते हैं कि आपको भूत लगा है, अमुक अमुक व्यक्ति ने आपको भूत लगाया है, अमुक अमुक व्यक्ति ने आपको टोटका किया है और आपको खिलाया गया है। इस सब के इस प्रकार के सब अंधविश्वास उनके सामने वो रखते हैं। इतना ही नहीं तो किसने भूत लगाया उसका नाम भी उजागर कर देते हैं। और महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में इसके कारण कई लोगों के मर्डर्स होते हैं हर साल में। लोग तो जब किसी का नाम कोई बाबा, कोई भगवान शरीर में आने वाली व्यक्ति या फिर कोई बड़ा तांत्रिक व्यक्त करता है या फिर उजागर करता है तो लोगों को लगता है वो 100% सच है। सारे के सारे लोग साथ में आते हैं, उसको मारपीट करते हैं, उसको जान से भी मारने का प्रयास होता है। ये बार बार होता है, इसीलिए तो ये कानून लाया गया, जादू टोना विरोधी कानून। तो जादू टोना विरोधी कानून के तहत जी आपने ये जो शर्तें थी वो उन तक पहुंचाई थी बागेश्वर बाबा के पास कि हम ये ऐसा करना चाहते हैं? जी, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शर्तें 9 तारीख को दी गई। महाराज जी 13 तारीख तक रहने वाले थे। उनकी पत्रिका से लेकर हर जगह तक 13 तारीख ही छपी है, कहीं भी पेपर में उससे कम की तारीख छपी नहीं है। ये इसमें भी 13 तारीख है, ये पोस्टर है, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया। ये पत्रिका है, पत्रिका में भी 13 तारीख है पूरी तरह से। नीचे में जो 2 दिन है 12 और 13, 12 को वो कहते हैं राम कथा दोपहर 1 से हरि इच्छा तक और 13 को राम कथा दोपहर 1 से 4 बजे तक और उसके बाद में हवन पूजन है, यज्ञ पूर्णा होती है, महाप्रसाद है। ये सब बातें इसके साथ में उनके वेबसाइट पर अभी जो कल मेरे कार्यकर्ताओं ने उनके वेबसाइट से ये प्रिंट निकाला है कल। और इस वेबसाइट के प्रिंट में भी नागपुर में श्री भागवत कथा दिनांक 5 से 13 जनवरी नागपुर महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो हमारे दिमाग में था कि ये 13 तारीख तक है। ये महाराज जी मुझे पहचानते नहीं लेकिन नागपुर के सभी संयोजक मुझे अच्छे ढंग से पहचानते हैं।
प्रेस में जो हमने विज्ञप्ति दी थी इसकी, मेरे पत्रकार मित्र उनके पास लेकर गए, जो आयोजक थे। उन्होंने कहा हम इस पर बोलना नहीं चाहते। मैंने बोला इनको 1-2 दिन का फुर्सत दो बात करने के लिए, तब तक अपना पुलिस और बाकी का सब चल ही रहा है। हमने सोचा था कि हम 12 तारीख को या 13 तारीख को उनको लिखित फॉर्म में स्टैम्प पेपर पर लिखित ये शर्तें होती है उन तक पहुंचाएंगे, अगर उनकी थोड़ी बहुत भी अनुकूलता दिखे तो। क्योंकि वहां हुजूम जो होता है बड़े पैमाने पर, मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना नहीं चाहता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कतें मैं खड़ी करना नहीं चाहता था, और फिर शासन के कमेटी का मैं एक हिस्सा हूं, इसलिए भी उनकी थोड़ी भी अनुकूलता दिखती तो ये सब चीजें उन तक भेजता। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आयोजकों की थी कि इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देना चाहते, तो इसलिए जबरदस्ती तो भेजी नहीं जा सकती है ये। और प्रेस में अगर मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं, और प्रेस पूरी 40-50 लोग प्रेस के सभी उपस्थित थे उसमें, तो ये बात तो उन तक पहुंचने ही वाली थी। अगर वो 12-13 तारीख तक रुकते तो डेफिनेटली उन तक हम ये पहुंचाते, लेकिन उसके पहले ही 11 तारीख को शाम को यहाँ से चले गए, इसलिए उन तक डायरेक्टली ये पहुंचाई नहीं जा सकी। हमारी हमेशा की तरीका ये होता है कि जब हम इसी बात करते हैं तो एक स्टैम्प पेपर पर शर्तें लिखते हैं और रजिस्टर मेल से, रजिस्टर पोस्ट से उन तक भेजते हैं, तो वो प्रक्रिया हम शुरू करने के पहले ही वो नागपुर छोड़कर चले गए। क्या प्रक्रिया रखी थी इसमें, जो आपने टेस्ट था उनका जो परीक्षा के लिए, क्या चुनौती के तहत क्या प्रक्रिया रखी थी उनके लिए? हम 40 सालों से इसी ढंग की प्रक्रिया चमत्कारों के लिए अमल में लाते हैं। सबसे पहले पंच कमेटी निर्माण की जाती है, जो तटस्थ होती है, जो ना हमारे लोग होते हैं ना उनके लोग होते हैं। उनके तरफ के जो आयोजक होते हैं उनके सम्मति से नागपुर के ही कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इन कमेटी में लिया जाता है। जैसे एक पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहेंगे तो उसमें हम उनमें लेंगे, रिटायर्ड जजेस हो गए जो तैयार हो गए इस चुनौती को देखने के लिए आने के लिए, तो उनको हम लेंगे। जो तटस्थ नागरिक हो गए जिनको बहुत नागपुर में एक प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को हम लेंगे। और 5 की एक कमेटी रहेगी और सब पत्रकारों के सामने, इसका आयोजन शायद पत्रकार संघ में ही होगा, और पत्रकारों के सामने चुनौती कंप्लीट की जाएगी। चुनौती की शर्तें क्या है, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती की पूरी तैयारी की जाएगी। यानी किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र तक कोई जानकारी ना पहुंचे, इसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब चीजें की जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं रहेंगे। आजकल आपके पास मोबाइल है और नाम पहला पता चल गया तो भी आप धड़ाधड़ उसकी जानकारी निकाल सकते हो, ये हम सबको मालूम है, सबके हाथ में मोबाइल है, इसलिए मोबाइल नहीं रहेंगे। कई बाबाओं को मैंने एक्सपोज किया तो जानकारी पहुंचाने के लिए वो साइन लैंग्वेज का उपयोग करते थे, तो ये साइन लैंग्वेज के लिए भी गुंजाइश नहीं रहेगी। कुछ बाबा लोग अपने भक्तों का या फिर उनके शिष्य कहिए, उनके चिमटों का उपयोग कर कर साइन लैंग्वेज का, यानी ये ध्वनि लैंग्वेज का उपयोग करते थे। कुछ बाबा लोग, उनकी अलग यंत्रणा थी। ये सब हम पहले से जानते हैं, कई बाबाओं को एक्सपोज कर चुके, लेकिन हो सकता है कि हमें जानकारी ना हो और कोई तीसरा चौथा जरिया हो, इसलिए किसी भी जरिए से उन तक जानकारी ना पहुंचे इस ढंग का वातावरण तैयार किया जाएगा। किसी के पास में मोबाइल नहीं होगा, इवन पंच कमेटी के पास भी कोई जानकारी नहीं होगी। जो भी जानकारी है वो पहले से लिफाफे में बंद होगी और वो पूरी तरह से सीलबंद होगी। पंच कमेटी जब तक निर्णय लेने का वक्त नहीं आता तब तक वो उसको खोलेगी नहीं, ये भी शर्तें उसमें रहेगी। और ऐन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने रखेंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर महाराज जी को कहने। पहले ही शर्तों में ये लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं था, फ्रॉड एंड प्रूफ लिखा था केवल, पहले ही शर्तों में लिखा जाएगा। उसके लिए हमको उनसे बात करनी है। आधार कार्ड में जो होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि अलग जगह अलग अलग नाम लोगों के हो सकते हैं, तो वो अगर तय करते तो आधार कार्ड में जो नाम, सरनेम यानी पिताजी का नाम, उम्र होगी वो आधार कार्ड की मानी जाएगी, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नाम से होगा उसी को माना जाएगा। ये शर्तों में हम सम्मिलित करते और उसी को आधार मानते। पास में रखी हुई 10 चीजें हैं, वहां तो वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, उसको जांचना बहुत आसान है, वहां कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। महाराज जी वहां सूक्ष्म देह से जाए, क्लेरोहेंस के जरिए जाए, अपने अंतर्ज्ञान के जरिए जाए और उसे देख के आए और बताए। ये चुनौती 2 बार की जाएगी कंडक्ट। पहली बार में हमारी भी गलती हो सकती है, उनकी भी गलती हो सकती है। 100% करेक्ट रहे इसका हम आग्रह नहीं करते। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन दिव्य शक्ति से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि के लिए भी हमने 10% छूट रखी थी। अगर दोनों बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो हम मानेंगे कि आपने दिव्य शक्ति सिद्ध की है,
इसलिए अगर आप चाहते हो 30 लाख रुपए का पारितोषिक चाहिए तो आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट पंच कमेटी के पास रखना होगा, और जब आप दोनों बार ये शर्तें हार जाओगे तो 3 लाख रुपए जब्त होंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जमा होंगे। अगर आप जीतते हो तो 3 लाख रुपए आपके वापस मिलेंगे और उसके साथ में 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो मुंबई के आईसीआईसीआई बैंक में रखे हैं वो आपको मिलेंगे। ये हमने सब बातें पत्रकारों के सामने कही थी, इसमें से मैक्सिमम पार्ट लिखित स्वरूप में था, कुछ बातें उनके चर्चाओं के साथ तय होने वाली थी इसलिए नहीं था। साथ में ये 10 चीजें और ये दोनों चीजें तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है कि क्या आपको सिद्ध करना है, किस कंडीशन में सिद्ध करना है, ये सभी शर्तें उस फॉर्म में पूरी तरह से लिखी हुई है जो सब पत्रकारों को बांटे गए हैं और इधर उधर भेजे गए हैं। तो एक पहला बात ये हुई। ये शर्तें स्वीकारने के लिए उन्होंने कभी भी उनकी ओर से, उनके आयोजक की ओर से कोई संदेश नहीं आया। मेरे पत्रकार मित्र उनसे बोलने गए तो उन्होंने इस विषय पर बोलने से इनकार किया और 11 तारीख को वो छोड़कर चले गए। नागपुर से हमने कई बड़े बड़े बागबाओं को भगाया है, जैसे शकुंतला देवी जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है, फास्टेस्ट अंडर रूट करती है, इसलिए उसका एक बड़ा गणित का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। उसका हमका कोई विरोध नहीं था, हमारा विरोध था उसने आने के बाद में यहाँ जाहिरात दी, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी। जैसे भगवान 100% सच भविष्य बता सकते हैं वैसे शकुंतला देवी बता सकती है, वो इंटरनेशनल फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है। इस बात को हमने आह्वान दिया, वो झूठा भविष्य बताती है ये हमने सिद्ध किया। नागपुर सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज की, रात को उसको चौकसी लिए बुलाया, फिर उसकी फोन इधर उधर गए, केंद्र से फोन आए गृह मंत्री से, और फिर पुलिस ने उसको प्लेन में बिठाकर नागपुर के बाहर कर दिया। और जो गणित का प्रोग्राम था जिसके लिए लोग बड़े पैमाने पर लोगों ने टिकट खरीदे थे, वो प्रोग्राम नहीं हुआ, उसके बगैर ही उसको नागपुर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरे नागपुर में पायलट बाबा आए थे, बहुत प्रसिद्ध बाबा है ये, उनका नाम ही पायलट बाबा है। ये पायलट बाबा उन्होंने हमारे यहाँ पे यशवंत स्टेडियम कर बड़ा स्टेडियम है, पत्रकार भवन के बाजू में ही है, वहीं पर एक गड्ढा खोदा 10 बाय 10 का, उसमें 72 घंटे रहे और उनका दावा था कि मुझे प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब मैं समाधि स्थिति में जाता हूं। तो हमने उस मुद्दे को पकड़ा था। करीबन जब वो बाहर आए तब 5000 लोग थे और आमने सामने हमारी बातचीत हुई लाउड स्पीकर पर, और तब ये शर्तें तय हुई कि हम आपको एक कांच का घर बना देंगे 10 बाय 10 का, तो आपको 72 घंटे रहने की भी आवश्यकता नहीं, केवल आप आधा घंटा रहिए, उसमें क्या हम प्राणवायु यानी ऑक्सीजन निकाल लेंगे। और उन्होंने हाँ कहा था, डेट दी थी, उस डेट में सब तैयारी कर बैठे थे, हमने काज भी नहीं काटी थी क्योंकि हमको मालूम था कि बाबा आने वाले नहीं, मरने के लिए कौन आएगा, क्योंकि समाधि अवस्था के बारे में मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मेरे अभ्यास का वो विषय है। तो मैं जानता हूं कि प्राणवायु बगैर कोई जी नहीं सकता है, हाँ कम कंज्यूम करता है, यहाँ तक की बात सच है, लेकिन इतना कम नहीं कि आप 72 घंटे बगैर प्राणवायु के रह सको, इतना तो हो नहीं सकता है। इसलिए आधे घंटे की केवल हमने चुनौती रखी थी। और उसके बाद में महाराज जी आए नहीं, सब पत्रकार इकट्ठा हुए थे, बड़े पैमाने पर पब्लिक इकट्ठा हुई थी, ये दूसरे महाराज भाग गए। तीसरे कृपाणु महाराज आए नागपुर में और वो लड़कियों पर बलात्कार करते हैं, 12-13 साल के लड़कियों पर। इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट दायर की क्योंकि यहाँ पुलिस के लिए जगह थी, क्योंकि 12-13 साल की लड़की के उनकी इच्छा से हो, उनकी इच्छा के बगैर हो संबंध रखना, ये कानूनन अपराध है और उनको जेल जाना पड़ा। फिर बाद में एक सुंदरदास महाराज आए थे। ये सुंदरदास महाराज लोगों को बताते थे, रामस्नेही पंथ के बहुत बड़े बाबा थे और ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे, बंदूकें लेकर घूमते थे और सही में लोग अगर उनके खिलाफ कुछ बोले तो उनको उड़ा देते थे, इस ढंग के व्यक्ति थे, बहुत दबंग थे। और उस समय उनके सगे भाई राजस्थान के डीजी थे। तो ऐसे एक फैमिली का एक व्यक्ति, वो हर व्यक्ति को कहता था कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, पुरुषों को 9 मार्क से मोक्ष प्राप्त होता है लेकिन स्त्रियों को 10वें मार्क से मोक्ष प्राप्त होता है। ये 10वें मार्क से अगर स्त्री मोक्ष प्राप्त करती है तो केवल उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, उसके पति को प्राप्त होता है, पिता को प्राप्त होता है, पुत्र को प्राप्त होता है, बहनों को नहीं प्राप्त होता, लेकिन सभी पुरुषों को प्राप्त होता है अगर ये मार्ग वो स्वीकारे तो। और ये मार्ग था महाराज के साथ में संबंध रखना, लैंगिक संबंध रखना। और उसके बाद में उसका प्रोसेशन निकाला जाता था कि इसको दीक्षा दी गई है। सब लोग जानते थे इस लड़की को दीक्षा दी गई है, लेकिन ये दीक्षा का मतलब मालूम नहीं था।
वो सब चीजें मेरे पास आई, क्योंकि काफी लड़कों ने, राम स्नेही पंथ में बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, व्यापारी पंथ है ये, वो लड़कों को जब पता चल गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे पास आए। और हमने यहाँ पर, हमारे नागपुर में बहुत तगड़ा ग्रुप है, हमारे उमेश बाबू चौबे बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर, उसमें हमारे बाकी सब साथी थे, हमने इस महाराज जी का इंटरव्यू लिया। सब लड़कों के सामने वो कैसे झूठ बोलते हैं साबित किया, और महाराज जी को नागपुर छोड़कर भागना पड़ा, जबकि उनको अपने घर बुलाने के लिए लाखों की बोली लगते थे, लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे। ये तीन लोग, चौथा एक पटवर्धन है, वो 20 रुपए का पत्थर बेचा करता था। ये 20 रुपए के पत्थर के लिए वो पूरी तरह फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देता था और सभी पेपर्स में देता था, और उसके जरिए हर सवाल छूटता, ये उसका दावा था। हमने काफी आंदोलन उसके खिलाफ नासिक में किए, लेकिन पेपर ने एक भी न्यूज नहीं छापी। पेज पेज की जाहिरात आ रही है। तब मैंने उसको आह्वान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम्हारी हिम्मत है तो नागपुर में आकर देखो, क्योंकि नागपुर की प्रेस बिकाऊ नहीं है। और वो आह्वान की यानी चुनौती लेकर जाहिरात कर कर नागपुर में आए। फिर हमने, बहुत पहले तो हमने उसके सामने पत्थर बेचे। खंबायत में ये पत्थर मिलते हैं, 7-8 पैसे में पड़ता था, बाकी आने जाने का खर्चा पकड़कर हमने 20 पैसे में बेचना शुरू किया। और 20 पैसे में पत्थर ले रहे लोग हमसे, क्योंकि उसको जाहिर करना पड़ा 400 बीसी का कलम ना लगे, इसलिए कि अगर आपको विश्वास नहीं होता या फिर आपको फायदा नहीं मिलता है तो पत्थर वापिस करें। लोग उससे पत्थर राशि का लेते थे, हमारे पास आते थे, वही पत्थर हमारे पास से चूमते थे, 20 पैसे का हमारा पत्थर लेते थे, ये 20 पैसे का पत्थर उसको वापिस करते थे और उसका 20 रुपए का पत्थर अपने जेब में रखकर शायद उसका फायदा मिले। ये कौन सा तरीका है लोगों का अंधविश्वास दूर करने का। तो मैं एक जमाने में लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरे साथी थे सुबोध धर्माधिकारी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि कोई लॉ है क्या इनको लागू हो 420 का छोड़ के, क्योंकि वो तो उन्होंने डाल दिया कि अगर आपको प्रचिति ना आए तो आप वापिस कर सकते हो, तो वो लागू नहीं होगा। तो मेरे ये मित्र ने सभी उसके स्टूडेंट्स को भिड़ा दिया। उसमें एक एलएलएम के स्टूडेंट थे राहुल देव नाम के, उन्होंने बहुत अभ्यास किया और उनको एक कानून मिला सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे वो ढूंढते ढूंढते मुझे आए। उन दिनों में मेरे पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई टेलीफोन था, प्रेस में लोग आते थे मिलने के लिए, तो वो ढूंढते ढूंढते आए। फिर हमने कानून का अभ्यास किया। सुबह सुबह हमने यहाँ उस जोन के डीसीपी को पकड़ा, विजय जी कामड़े उनका नाम था। फिर उनको कानून समझाया, वो तैयार हो गए कि इसके यानी कार्रवाई की जा सकती है। पीपी को बुलाया गया, पीपी जी बोले कि बिल्कुल नहीं, कानून की कार्रवाई हो सकती है। ये था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, किसी को पता नहीं था। तो हमारे राहुल जी देव ने अपना, ये जो मैं जिनका नाम ले रहा हूं देव, उन्होंने ढूंढा था उसको। फिर खुद विजय कामड़े, ये बहुत बड़े, यानी वो खुद भी वकील थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी कोई जरूरत नहीं। पीपी को कहा मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं समझता हूं सब चीजों को। और उन्होंने शनिवार के शाम को उनको अरेस्ट किया। शनिवार के शाम को अरेस्ट होने के बाद में उनको हथकड़ियां पहनाई गई, वो सब फोटो छापे गए। 1.5 दिन तक उनको रहना पड़ा अंदर। सोमवार को उनको जमानत मिली, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कॉग्निजिबल है लेकिन नॉन बेलेबल नहीं है, इसलिए जमानत देना पुलिस के हाथ में होता है। तो इसलिए उन्होंने 1.5 दिन तक उनको अटका के रखा और सोमवार को उनको छोड़ा। तो इस ढंग से उनको भी अंदर किया। यहाँ नागपुर में 5 पादरी आए थे, चंगाई सभा उसको कहते हैं। ये मिशनरीज दावा कर रहे थे कि उनके पास में जो शक्ति है, यीशु की प्रार्थना के बाद में अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, इसको चंगाई सभा कहते हैं। जैसे ही ये जाहिरात आई, हमारे सब लोग जागरूक हो गए। तब मैं मुंबई रहने चला गया था। मेरे बाकी साथियों ने, उमेश जी चौबे, हरीश जी देशमुख और बाकी सब लोगों ने वहां पर वो आंदोलन पहले किया। अंधे लंगड़े लूले ले गए, इनको ठीक करके बताओ, ऐसा कहा। और फिर बाद में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो अभी हमको मिल गया था, जिसके आधार पर हम गुनाह दायर कर सकते थे, और फिर गुनाह दायर किया और नागपुर पुलिस ने 5 मिशनरीज को जेल के अंदर ठूसा। अब ज्यादा समय तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो नॉन बेलेबल नहीं है, उनको बाद में बेल देनी ही पड़ी पुलिस को। अब मेरा उसके साथ में एक छोटा सा जोड़ देता हूँ, इसके साथ में एक कामठी में मस्जिद है, वहां पर चांद तारा चमक रहा था और ये चमत्कार है ऐसा कहा जाता था। वो भी हमारे लोगों ने ढूंढा, इसमें चमत्कार ने ये सिद्ध किया। हम केवल इतनी खबरदारी लेते हैं कि जब दूसरे धर्मों के कुछ लोग ऐसी ठगी करते हैं या कुछ होता है तो उसमें उस धर्म के लोगों को साथ में जोड़ते हैं ताकि इसमें धार्मिक विद्वेष ना पैदा हो। तो कहने का मतलब ऐसा है, नागपुर पोलखोल शहर कर प्रसिद्ध हुआ है।
इसलिए सब पत्रकारों ने जब 11 तारीख को महाराज जी यहां से निकल कर गए तो उन्होंने महाराज जी नागपुर छोड़कर भाग गए, इस ढंग की न्यूज छापी है हर जगह, क्योंकि इस ढंग की आदत नागपुर को है। ये नागपुर पोल खोल शहर कर प्रसिद्ध हुआ है हमारे काम के कारण।